चलिए, तो अब हम बात करने वाले हैं। देखिए, डिफरेंट लॉ हमने देख लिए थे, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं आज क्या, इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। इफ्यूजन या फिर डिफ्यूजन। इफ्यूजन होता क्या एक्चुअल में, जब कोई पर्टिकुलर गैस अगर छोटे से होल में से बाहर निकलती है, किसकी वजह से, प्रेशर डिफरेंस की वजह से, तो उसे हम क्या कहते हैं, इफ्यूजन। तो इफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ लीकेज ऑफ गैस फ्रॉम स्मॉल होल, बहुत ही छोटा होल होना चाहिए, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, उसे हम क्या कहते हैं, इफ्यूजन। ये बात क्लियर हो गई। अब डिफ्यूजन क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ गैसेस, उसे हम क्या कहते हैं, मिक्सिंग ऑफ गैसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो गैसेस को जब हम मिक्स करते हैं तो उसे कहते हैं इफ्यूजन, डिफ्यूजन। और ये दोनों क्या है, इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एक्चुअल में इफ्यूजन टर्म अलग है और डिफ्यूजन अलग है, राइट। अब जैसे अगर हम डिफ्यूजन ले लें तो डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किस में होता है, डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किस में होता है, गैस में ज्यादा होता है, लिक्विड में कम होगा, और सॉलिड में डिफ्यूजन और कम होगा, है ना। यानी पार्टिकल की मिक्सिंग की टेंडेंसी सबसे ज्यादा गैस में होगी, उससे कम लिक्विड में होगी, उससे कम किस में होगी, सॉलिड में होगी। तो जो गैस है, गैस हाई प्रेशर से कहाँ जाएगी, डिफ्यूज होकर कहाँ जाएगी, लो प्रेशर पर जाएगी। कब तक जाएगी, कब तक जाएगी, अंटिल इक्वल प्रेशर, तब तक जाएगी जब तक कि दोनों प्रेशर इक्वल ना हो जाए। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ इफ्यूजन होता है, रेट ऑफ इफ्यूजन किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन के इक्वल होता है, ठीक है। रेट ऑफ इफ्यूजन किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन के इक्वल होता है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। हाँ सर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, जेट से मान लीजिए ये बलून है, बलून में छोटा सा मैंने इतना सा छोटा सा होल कर दिया, इस होल को हम क्या बोलेंगे, ओरिफाइस, या फिर छोटा सा होल, राइट। अब इसमें मान लीजिए यहाँ पर वैक्यूम है, यहाँ पर वैक्यूम है, तो मुझे बताइए प्रेशर के डिफरेंस की वजह से गैस अंदर जाएगी कि बाहर आएगी, अंदर वैक्यूम है, इसका मतलब बाहर अंदर कुछ भी नहीं, तो गैस अंदर जाएगी, है ना। तो इफ्यूजन में हम क्या एज्यूम करते हैं, इफ्यूजन में हम एज्यूम करते हैं कि गैस कहां से कहां जा रही है, वैक्यूम से जा रही है, ठीक है ना। तो इफ्यूजन में एज्यूम दैट डिफ्यूजन इज हैपनिंग, बताइए कहां से कहां, वैक्यूम में हो रहा है, एक तरफ वैक्यूम है, एक तरफ गैस है। इसलिए यहां पर हम क्या लेते हैं एक्चुअल में, कि रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ इफ्यूजन, एक इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिफरेंस ऑफ प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पर बहुत अच्छी बात है समझने के लिए कि डिफरेंस ऑफ प्रेशर का मतलब क्या है। अब देखिए, सबका अपना अपना क्या होता है, प्रेशर होता है। अब सपोज कीजिए, जैसे यहाँ पर अगर 2 atm प्रेशर है, यहाँ पर 1 atm प्रेशर है, तो गैस कहाँ से कहाँ आनी चाहिए, इधर आनी चाहिए, है ना। हाँ सर। अगर मान लीजिए 2 atm प्रेशर में जो CO2 है, CO2 का प्रेशर मान लीजिए 0.1 atm है, और यहाँ CO2 का प्रेशर कितना है, 0.2 atm है बाहर। तो मुझे बताइए इसी में तो गैस पूरी बाहर नहीं आएगी, एक्चुअल में CO2 कहाँ जाएगी, अंदर जाएगी, क्योंकि हर गैस का अपना अपना पार्शियल प्रेशर है। तो ये दिमाग में रखना, ऐसा नहीं कि 2 atm है तो सब कुछ बाहर आ जाएगा,
जिसका प्रेशर इंडिविजुअल प्रेशर ज्यादा है वो गैस आगे भागेगी। यस नो? हाँ yes, सर। ठीक है ना? Yes. इंडिविजुअल प्रेशर किसका ज्यादा है वो गैस डिफ्यूज होगी। राइट? यस सर। ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. हाँ तो सर। जैसे अगर मान लीजिए भले ही हमने यहाँ पर ले लिया है कि 2 atm प्रेशर यहाँ पर है और यहाँ पर 1 atm प्रेशर है, लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यहाँ पर 0.1 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यहाँ पर 0.2 है, तो CO2 यहाँ से यहाँ आएगी। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पर मान लीजिए 1 atm है, यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन मान लीजिए यहाँ पर कितना है 0.5 atm है, तो नाइट्रोजन का प्रेशर यहाँ ज्यादा है तो नाइट्रोजन इसमें आएगी। कब तक आएगी? कब तक आएगी? जब तक कि दोनों उनके सेम नहीं हो जाए। अपना ना दोनों क्या मतलब उनके अपने अपने पार्शियल प्रेशर सेम ना हो जाए। कब तक आएगी? जब तक कि उनके अपने अपने पार्शियल प्रेशर सेम ना हो जाए, कि तब तक गैस का डिफ्यूजन होगा। मतलब नाइट्रोजन का डिफ्यूजन कब तक होगा? जब तक कि नाइट्रोजन का दोनों तरफ प्रेशर बराबर ना हो जाए। CO2 का कब तक डिफ्यूजन होगा? जब तक कि CO2 का दोनों तरफ प्रेशर बराबर ना हो जाए तब तक इसका डिफ्यूजन होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर, यस अब सर। एक काइनेटिक हाँ, एनर्जी सर। टर्म आएगी, तो एट सेम टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर सेम है तो गैसेस की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। गैसेस है सेम काइनेटिक एनर्जी। राइट? अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 1/2 m1v1 स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर, तो 1/2 m1v1 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m2v2 स्क्वायर। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ मैं? लिख सकते हैं सर। एक गैस के लिए और दूसरी गैस के लिए, ए फॉर Yes, ए गैस और ए फॉर बी गैस। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी हमारी? v1/vt इक्वल टू क्या हो जाएगा? √m2/m1। इसका मतलब हो कि वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? √मोलर मास। हाँ ना? हाँ सर। और यह मालूम है कि pm इक्वल टू हमने पढ़ रखा है dRT। इसका मतलब मोलर मास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? यहाँ पर डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या मैं यहाँ डेंसिटी रख सकता हूँ? तो वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ये क्या कहलाता है? ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ। तो इसे हम कहते हैं ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ। तो अकॉर्डिंग टू ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, अक्षत बाबा, भी क्या है? वेलोसिटी। Yes. रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन को R ले लेता हूं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो तुम लोग अक्षत, वैभव, जो भी 12th वाले हैं, वो जो चैप्टर तुम लोग के वीक है वो मुझे बता देना। एक तो थर्मोडायनामिक्स वीक होगा, राइट? हाँ सर। Yes, sir. और इक्विलिब्रियम तो ठीक ठाक है, सर इक्विलिब्रियम रिवाइज करना है। रिवाइज हो जाएगा। अब तुम लोग टारगेट है Revise कि तुम लोग, करना। हाँ तुम लोग टारगेट है कि तुम लोग इक्विलिब्रियम की रीडिंग कर डालोगे 4 दिन 5 दिन में। यस सर। ठीक है ना? दिसंबर में तुम लोगों का पूरा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए केमिस्ट्री का वापस। हाँ सर। जितना कॉपी में दिया उतना कवर करो, बस मैं उतनी बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? कॉपी की। हाँ चलिए, तो इधर देखें हम, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन, इसका मतलब है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेपर डेंसिटी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर वेट। लिख सकते नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर। लिख तो अगर हम इसको 2 बार लिखें फार्मूले को, तो R1/R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? √d2/d1, या फिर इक्वल टू √m2/m1। लिख सकते नहीं लिख सकते हैं? यस सर। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। नो सर। और ये तो मैंने बता ही दिया है। अब यहाँ एक चीज और देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास गैस ए है, ए गैस है, ठीक? इसका इफ्यूजन हुआ, सपोज कीजिए ये गैस, इसका प्रेशर कितना ले लिया मैंने? P1 ले लिया, जिसमें इसके मोल कितने हैं? A मोल है। अब इसका इफ्यूजन हुआ तो जो A गैस है, A गैस के मोल यहाँ कितने बचे? N1 Na डैश बचे। इसका प्रेशर कितना बचा? यहाँ P1 डैश बचा।
क्लियर? यस सर। ठीक, तो यहाँ पर मुझे बताइए कि मोल कितने इफ्यूज हुए हैं। इफ्यूज की जगह हम डिफ्यूज ही बोल सकते हैं। मोल इफ्यूज इक्वल टू एन ए थे पहले, अब बचे एन डैश। कितने मोल इफ्यूज हुए हैं किसके लिए? ए के लिए, और ए। और इसके अलावा प्रेशर कितना चेंज हुआ है? प्रेशर ड्रॉप पहले प्रेशर कितना था? P1 था, अब कितना बचा? P1 डैश बचा। ये प्रेशर ड्रॉप हुआ है, ए के लिए हुआ है। सिमिलरली किसके लिए? सिमिलरली फॉर बी के लिए भी ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर जो रेट है, रेट किस पर डिपेंड करेगा? तो यहाँ पर जो रेट है, रेट डिपेंड करेगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल डिफ्यूज बाय टाइम टेकन। उतने मोल डिफ्यूज होने के लिए उसको टाइम कितना लगा। या फिर हम लिख सकते हैं प्रेशर ड्रॉप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ड्रॉप जितना ज्यादा होगा रेट उतना ज्यादा होगा, डिवाइड बाय टाइम टेकन। या फिर हम क्या ले सकते हैं? वॉल्यूम डिफ्यूज बाय टाइम टेकन। लिख सकते नहीं लिख सकते हैं? यहाँ से कितनी लिख गैस सकते हैं का सर। वॉल्यूम डिफ्यूज हुआ है, या कितना मोल डिफ्यूज हुए हैं, या कितना प्रेशर ड्रॉप हुआ है। तो मोल डिफ्यूज की बात कर रहा हूं मैं। तो मोल डिफ्यूज को मैं क्या ले लेता हूं? चलिए N1 ले लेता हूं। यहाँ पर मैं इसको Na लिया है। मोल डिफ्यूज को मैं ले लेता हूं, एक गैस के ले लेता हूं N1, दूसरे के ले लेता हूं N2। चलेगा? हाँ सर। तो मोल डिफ्यूज Yes, को sir. मैंने ले लिया N, प्रेशर ड्रॉप को मैंने ले लिया, चलो सपोज करो P ले लिया, और वॉल्यूम डिफ्यूज को ले लिया मैंने V। तो अब अगर हम इसको दो बार लिखेंगे तो दो बार लिखने पर इक्वेशन क्या बनेगी? R1 बाय R2 इक्वल टू N1 बाय T1 डिवाइडेड बाय N2 बाय T2। या फिर दो बार लिखेंगे तो ये हो जाएगा, या इक्वल टू Yes, sir. प्रेशर ड्रॉप में डेल्टा P1 बाय T1 डिवाइड बाय डेल्टा P2 बाय T2। या वॉल्यूम डिफ्यूज में डेल्टा V1 बाय T1 डिवाइड बाय डेल्टा V2 बाय T2। इतना क्लियर हो जाएगा? या कोई समस्या नहीं? Yes, sir. नहीं या सर। या फिर क्या ले सकते हैं हम? जैसे अगर मान लीजिए ये गैस यहाँ पर थी, ठीक, डिफ्यूज होकर के वो कहाँ पर पहुंची? गैस यहाँ पर पहुंची। तो यहाँ से यहाँ तक उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? मान लीजिए डी डिस्टेंस ट्रेवल किया है। डिस्टेंस को मैं एक्स ले लेता हूँ, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा? टी लगा। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? रेट ऑफ डिफ्यूजन यहाँ पर लिख सकता हूँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टी मतलब x1 बाय t1 डिवाइड बाय x2 बाय t2 T2. इक्वल टू किसके इक्वल है? m2 बाय m1 के इक्वल, है ना? हाँ सर। Yes, sir. अब यहाँ पर देखिए, तो एक्चुअल में यहाँ पर देखिए कि R1 जो रियल फार्मूला होता है, R1 बाय R2 इक्वल टू हमने जैसे लिखा N1 बाय T1 N2 बाय T2 इक्वल टू प्रेशर भी उसके अंदर अटैच होता है P1 बाय P2। अगर उनके प्रेशर अलग अलग हैं तो P1 बाय P2 डिवाइड बाय इंटू रूट ऑफ M2 बाय M1। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो मोल है, मोल को हम वेट के टर्म में भी तो लिख सकते हैं। तो R1 बाय R2 इक्वल टू मोल इक्वल टू क्या होता है? W1 बाय M1, ठीक है, हाँ अपॉन सर। में T1 डिवाइडेड बाय W2 बाय M2 अपॉन में T2 इक्वल टू P1 बाय P2 और रूट ऑफ M2 बाय M1। लिख सकते हैं? ऐसा नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं सर। पक्का? हाँ तो सर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पर इक्वेशन क्या बनेगी? W1 बाय T1 डिवाइडेड बाय W2 बाय T2, और जो M1 M2 है उसको उधर ले जाइए, उधर ले जाएंगे तो P1 बाय P2 इंटू आ जाएगा M1 बाय M2 और रूट ऑफ M2 बाय M1। क्लियर? अब इस M1 बाय M2 को आप अंदर ले जाइए तो इक्वेशन बन जाएगी P1 बाय P2, अंदर ले जाओगे तो स्क्वायर में करना पड़ेगा उसको। जब हम स्क्वायर में लिखेंगे तो M1 स्क्वायर बाय M2 स्क्वायर लिखेंगे ना, क्योंकि जब रूट करेंगे तो बाहर M1 बाय M2 आएगा, इंटू M2 बाय M1। तो M1 से M1 कैंसल, M2 से M2 कैंसल, तो इक्वल टू हो गया रूट ऑफ M1 बाय M2। ये बात समझ में आई? ये फार्मूला कब लगा? हाँ सर। ये फार्मूला कब लगेगा? जब वहां पर मोल जो डिफ्यूज हो रहे हैं मोल वो वाले वैल्यू दे रखी, तब हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये चीज क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं।
अब इसमें देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन किस किस पर डिपेंड करता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन एक्चुअल में किसके इक्वल होता है, प्रेशर इनटू एरिया डिवाइड बाय रूट ऑफ 2 पाई mRT। इस तरह से हम रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ इफ्यूजन फाइंड करते हैं। तो क्या सभी को ये चीज समझ में आ गई? सर दोनों का रेट इससे ही करेंगे। अब मैं देखो शॉर्ट में बता देता हूँ हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा है। शॉर्ट में हमने पढ़ा है कि रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी या रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मोलर मास, राइट। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि रेट इक्वल टू क्या होता है, मोल डिफ्यूज बाय टाइम टेकन, या फिर प्रेशर ड्रॉप बाय टाइम टेकन, या फिर वॉल्यूम डिफ्यूजेस बाय टाइम टेकन, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस को मैं एक्स ले लेता हूँ। तो यहाँ पर बन गया था हमारा R1 बाय R2 इक्वल टू N1 T1 बाय N2 T2, सॉरी N1 बाय T1 N2 बाय T2 हो जाएगा ना। हाँ हाँ सर। सर। इक्वल टू डेल्टा P1 बाय T1 डिवाइड बाय डेल्टा P2 बाय T2 इक्वल टू V1 बाय T1 डिवाइड बाय V2 बाय T2 इक्वल टू X1 बाय T1 डिवाइड बाय X2 बाय T2। लिख सकते हैं सब, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर। इक्वल टू क्या होता है, P1 बाय P2 रूट ऑफ M2 बाय M1। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। इतना क्लियर हो गया क्या? सर यहाँ तक सर कोई इक्वल दिक्कत? में है ना, P1 बाय P2 हाँ, इक्वल टू। इक्वल P1 बाय P2 इंटू M2 बाय M1 सर इंटू थोड़ा M1। सा ऊपर कर दीजिए। मैंने इक्वल में लिख लिया। अब इतना हो गया क्लियर? हाँ तो ये तो हो गई हमारी ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की थ्योरी। ठीक है, अभी तो हम थ्योरी पार्ट देख रहे हैं। बस एक आध दो लेक्चर में कंप्लीट करके फिर हम सीधे सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। तो इससे 3-4 लेक्चर में हमारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर सीधे सीधे क्वेश्चन करेंगे स्टार्टिंग से। यस सर, हो गई। आगे बढ़ा जाए। हाँ सर। यस सर। तो अब इसके बाद आता है बैरोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। कि बैरोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, इसका जो कंसेप्ट है मेन, एक्चुअल में कंसेप्ट कहाँ मिलता है आपको? ये कंसेप्ट मेनली मिलता है फिजिक्स में। फिर भी थोड़ा सा हम यहाँ पर भी देख लेते हैं। बैरोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, ये पढ़ाया था ना पहले? हाँ सर। ठीक है। तो बैरोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर में क्या देखना है कि मैं हाइट के साथ में क्या होता है, प्रेशर चेंज होता है। होता है ρgh। ठीक है ना, हाइट के साथ में प्रेशर चेंज होता है, हाँ उसको सर। हमें यहाँ पर देखना है। तो सपोज कीजिए यहाँ पर सी लेवल है, सी लेवल पर प्रेशर कितना है, P0। और सपोज कीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, h है, राइट। ये एटमॉस्फेयर की लेयर है, उस लेयर की हाइट कितनी यानी थिकनेस कितनी है, dh। तो ये जो एटमॉस्फेरिक लेयर है वो कितना वेट एग्जर्ट, कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगी, dmg करेगी ना। यहाँ पर जो dh है, dh किसके इक्वल है, थिकनेस ऑफ एयर, राइट। अब यहाँ पर देखिए जो प्रेशर में चेंज आएगा यानी dp रहेगा, dp किसके इक्वल रहेगा, dmg बाई, यही होता है ना, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। थोड़ा सा प्रेशर नहीं, थोड़ा सा फोर्स बाय एरिया। और वॉल्यूम है मालूम कि वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, एरिया इनटू थिकनेस।
तो मास यानी डीएम कितना हो जाएगा? डीएम कितना होगा जल्दी से बताइए, अरे कुछ तो बोलो। डीएम की इंटू वैल्यू क्या हो डी जाएगी? एच इंटू मास इक्वल डेंसिटी। टू क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम तो होगा ए इंटू डी एच इंटू डेंसिटी यानी रो। तो डीएम की वैल्यू आ गई यहाँ पर, तो हम डीपी की वैल्यू निकाल लेंगे, जिसमें डीएम की वैल्यू रख दीजिए। तो डीएम की वैल्यू आपने कितनी निकाली यहाँ पर? रो इंटू ए इंटू डी एच इंटू क्या है? जी, डिवाइडेड बाय ए। कितनी होगा? तो ए से कैंसिल हो गया, इक्वल टू रो इंटू डी एच इंटू जी। अरे एच रो जी होता है ना, तो यहाँ पर अगर प्रेशर भी थोड़ा सा है तो थिकनेस भी क्या रहेगी? हाइट भी कितनी रहेगी? थोड़ी सी रहेगी, राइट। लेकिन हमें मालूम है कि जब हाइट बढ़ती है तो हाइट बढ़ने पर प्रेशर कम होता है। यह मालूम है कि ऊपर प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम होता है इसलिए हम यहाँ पर क्या साइन लगा देंगे? माइनस साइन लगा देंगे। रो डी एच जी माइनस, समझ गए? माइनस जैसे लगा इसका मतलब उसका मीनिंग अपोजिट हो गया। यस सर। ठीक, तो माइनस डीपी इक्वल टू अब मुझे बताइए डेंसिटी किसके इक्वल होती है? लेकिन आप पढ़ चुके कि डेंसिटी इक्वल टू होता है आर टी बाय, नहीं, मास डेंसिटी पर पी एम वॉल्यूम। बाय में होता है आर टी। तो यहाँ पर डेंसिटी PM by RT। करिए तो हो जाएगा पी एम बाय आर टी इंटू डी एच इंटू जी। क्लियर? आगे बढ़े तो माइनस डी पी इक्वल टू एम बाय आर टी, लिख लीजिए एम बाय आर टी इंटू, एक काम करें इस पी को यहाँ ले आइए, वेरिएबल मैंने सेपरेट कर लिए, एम बाय आर टी इंटू डी एच इंटू जी। ठीक, क्लियर? सर थोड़ा सा थोड़ा सा ऊपर ऊपर स्क्रॉल कर। कर दीजिए। यस सर। हाँ हाँ, लो हो गया। आगे बढ़ो। हाँ सर। तो अब इसको आप इंटीग्रेट करिए, अब इसको इंटीग्रेट करिए। माइनस डी पी बाय पी इक्वल टू, आपने क्या लिखा था? एम बाय आर टी इंटू डी एच जी। तो इसको इंटीग्रेट करिए। इंटीग्रेट कैसे करिए? पी नॉट इनिशियल माइनस पी और ए पी मतलब एच हाइट पर, डी पी बाय पी, माइनस साइन मैंने बाहर रख लिया। एम और जी कांस्टेंट है, आर और टी कांस्टेंट है, हाइट चेंज हो रही है, हाइट चेंज हो रही है। तो यहाँ पर हाइट कितनी इनिशियली? 0, यहाँ पर हाइट कितनी हो गई? एच हो गई। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा एल एन पी बाय पी नॉट, इंटीग्रेशन सभी को मालूम है, इक्वल टू हो जाएगा एम जी एच बाय आर टी। हो जाएगी? हाँ सर। तो एल एन की जगह अगर हम लॉग ले लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉग ही ले लीजिए। लॉग पी बाय पी नॉट इक्वल टू माइनस एम जी एच बाय आर टी। अब एक्सपोनेंट्स को लॉग को हटाएं तो बचेगा पी बाय पी नॉट इक्वल टू ई के पावर में आ जाएगा एम जी एच बाय आर टी, लिख सकते हैं। तो हाँ P सर। इक्वल टू पी नॉट ई टू द पावर माइनस एम जी एच बाय आर टी, लिख सकते हैं। हाँ लेकिन सर। हमें ये भी मालूम है कि P किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? रो के। रो के। रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है, मतलब डेंसिटी के टर्म में भी हम लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस एम जी एच बाय आर टी, लिख सकते हैं। हाँ सर। अब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल भी होता है, तो हम मोल के टर्म में भी लिख सकते हैं कि एन इक्वल टू एन जीरो ई टू द पावर माइनस एम जी एच बाय आर टी, लिख सकते हैं। हाँ सर। तो ये क्या कहलाएगा? हाइट के साथ में प्रेशर, वॉल्यूम, प्रेशर, मोल या डेंसिटी कैसे चेंज होती है वो कैलकुलेट करना। अब इसमें जो एनरिचमेंट है, एनरिचमेंट में अलग से पढ़ाऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूँ, है ना, क्वेश्चन के साथ बताऊंगा एनरिचमेंट। तो आगे बढ़ जाए तो या तो कुछ नहीं, आप डायरेक्ट फाइनल फार्मूला याद रख लीजिए, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। हाँ, समझ गए? और तुम लोगों की तैयारी कैसी क्या चल रही है? अक्षत, वैभव, सर बढ़िया चल रही है। कितना सिलेबस कवर हो गया केमिस्ट्री में? सर केमिस्ट्री में
क्या बोलते हैं दो ऑर्गेनिक तो हो गया है ना? अच्छे से बायोमोन, हाँ सर, कॉन्फिडेंस आ गया, मॉड्यूल कर लिया। अच्छा अब मेरा बायोमोलिक्यूल्स वीक है बस ठीक है, क्यों ऑर्गेनिक में। क्यों वो तुमने अच्छे से कराया था। चलो कोई यस बात सर, नहीं, मैंने वो याद नहीं रहती चीजें। कोई बात नहीं, रिवीजन करा दूंगा। और बोलो, टेंशन नहीं लो। यस इनऑर्गेनिक सर। ठीक है, अपनी अपनी क्लास अभी थोड़ी बंद होने वाली है, अपनी क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी मई तक। हाँ सर। यस सर। ठीक है ना, क्योंकि इस साल सब बाकी अब फिजिकल अच्छा है। फिजिकल अच्छा होगा, इनऑर्गेनिक सर फिजिकल में मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि फिजिकल इनऑर्गेनिक भी सही है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ठीक है, सर ऑर्गेनिक भी अच्छा है, बस बायोमोलिक्यूल्स अच्छा नहीं है। वो मैं सब करा दूंगा, घबराओ मत। देखो हमारा सेशन तो ये सेशन पूरा खराब हो गया कोचिंग के मामले से, हाँ लेकिन तुम लोगों को लिए बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा मैं। हाँ जब सर। तक एग्जाम नहीं होती तब तक नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। हाँ सर ठीक है। वो तो मैं पहले ही बोल दिया था, हाँ टेंशन लेना ही नहीं चाहिए तुम लोगों को, किसी को भी। अब आते हैं हम किस यस पर, सर। बलून्स पर। बलून्स, बलून्स में क्या देखना में, कैलकुलेशन ऑफ पेलोड। पेलोड का मतलब क्या है, बलून कितना वेट उठा सकता उठा है सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, पेलोड। पेलोड। ठीक, हाँ तो सर। पेलोड का मतलब क्या है यहाँ पर, लोड कैरिड बाय बलून। बलून, इसे हम क्या कहते हैं, पेलोड बोलते हैं। अब बलून को हम स्फेरिकल मान के चलते हैं, और ये मान के चलते हैं, चल रहे हैं यहाँ पर कि बलून का वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। बाकी हम एडवांस के लिए थोड़ा सा हम डिटेल में बाद में देखेंगे। हाँ अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये बलून है, ठीक है ना, ये बलून है और ये पूरा बलून का सिस्टम है, तो बलून में कोई ना कोई गैस भरी होगी। हाँ सर। अब यहाँ पर आप बैठ गए, तो आपका कितना वेट बलून लेके जा सकता है, वो क्या कहलाएगा, उसका पेलोड। पेलोड। ठीक है ना, तो एक्चुअल में लिमिटिंग कंडीशन में, जो लिमिटिंग कंडीशन आएगी यहाँ पर, लिमिटिंग कंडीशन में क्या कंडीशन बनेगी, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, ये दो ही कंडीशन बनेगी। हाँ सर। अपवर्ड फोर्स बताइए कौन सा है, वायंसी फोर्स, हाँ जो गैस थ्रस्ट फोर्स, और डाउनवर्ड फोर्स कौन सा होगा, यस सर। बलून का मास, प्लस बलून में भरी हुई गैस का मास, मैन का मास। प्लस मास ऑफ पेलोड, हाँ ना। हाँ सर। जब ये बलून ऊपर की तरफ उठेगा, देखिए ये सब चीजें नीचे की तरफ आ रही हैं, डाउनवर्ड फोर्स, मास नीचे की तरफ आएगा, मास नीचे की तरफ बलून को लाएगा, ये नीचे की तरफ लाएगा, हाँ सर। जो गैस का मास है वो भी नीचे की तरफ लाएगा, तुम भी बैठे हो तो वो भी नीचे की तरफ लाएगा, हाँ और सर। जो आप थ्रस्ट फोर्स है वो बलून को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। हाँ सर। ये बात क्लियर हो गई। क्लियर। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू डेंसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है ना। डाउनवर्ड फोर्स में ये क्या लिया अपन ने, फोर यहाँ पर लिखना पड़ेगा, फोर्स ड्यू टू, फोर्स ड्यू टू लिखना पड़ेगा, नहीं तो मास इक्वल टू फोर्स थोड़ी हो जाएगा। अब जो बायोवेंस फोर्स है, बायोवेंस फोर्स मतलब देखो मास, मास इनटू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाँ सर। राइट। हाँ तो सर। मास, अब मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो जो वॉल्यूम है वो कितना रहेगा, वॉल्यूम यानी ईयर कितना डिस्प्लेस करेगा बलून, उतना बलून उतना ईयर डिस्प्लेस करेगा जितना कि बलून का वॉल्यूम है, हाँ हाँ ना। हाँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बलून का वॉल्यूम इनटू, अरे मास इनटू ग्रेविटी चाहिए ना अपने को, तो मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो डेंसिटी किसकी लोगे आप, ईयर की लोगे, ईयर की, क्यों, क्योंकि ईयर के वॉल्यूम को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, वो ईयर का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस, भाई तुम अगर पानी में डूबते हो तो पानी का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करोगे, जितना तुम्हारा है, हाँ सर। हाँ ना। हाँ इक्वल टू मास ऑफ बलून प्लस मास ऑफ गैस प्लस मास ऑफ पेलोड इनटू डेंसिटी,
तो जी से जी कैंसिल हो गए कैंसिल। अब हमें क्या निकालना है, पेलोड निकालना है। तो पेलोड निकल आएगा। बस एक हाँ क्वेश्चन बन गई, यहाँ से हमें पेलोड Yes, फाइंड करना है। ये आपके 11th के सिलेबस में भी है। हाँ अब सर। वॉल्यूम ऑफ बलून क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ बलून इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है, राइट। निकाल सकते हो वॉल्यूम ऑफ बलून, हाँ हाँ ना। अब Yes, मास sir. ऑफ गैस कितना, मास ऑफ गैस निकाल सकते हो। मास ऑफ गैस कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी, किस कंडीशन पर गैस फिल कर रखी हमने, W/mRT। तो यहाँ से वेट ऑफ गैस निकाल लोगे। अगर वहाँ कंडीशन दे रखी कि इतना प्रेशर है, वहां पर इतना टेम्परेचर है, तो वेट ऑफ गैस निकाल लोगे। तो यहाँ से मास ऑफ गैस भी आ जाएगा। और बलून का मास तो वहां दिए रहेगा क्वेश्चन में कि 100 ग्राम का बलून है कि कितने ग्राम का बलून है। ठीक है, ये हाँ बात सर। समझ में आ गई। तो एक हाँ और सर। बलून होते हैं हॉट एयर बलून। अब इसके बारे में डिटेल थोड़ी अपन बाद में चर्चा करेंगे, पहले एक बार हम कम से कम इसके क्वेश्चंस तो कंप्लीट कर लें। क्या सभी को समझ में आई ये बात? हाँ सर। Yes. Sir. ठीक है ना, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन डला हुआ है। तो सीधा सीधा हो गया बलून के। बताइए अब क्या करना है हमें, क्या करना है हमें। देखिए बलून ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना, ऊपर की तरफ जाएगा। और जो बाकी चीजें वेट वगैरह नीचे की तरफ आएंगी। तो वेट में तीन चीजें, तो बलून का खुद का वेट है, बलून के अंदर जो गैस भरी है उसका वेट है, और जो तुम खुद बैठो उसका वेट है। और वेट इंटू यानी मास इंटू ग्रेविटी क्या कहलाता है, फोर्स। तो डाउनवर्ड फोर्स आ गया। अपवर्ड फोर्स यानी मास इंटू ग्रेविटी। मास का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब अपवर्ड फोर्स किसकी वजह से रहेगा, वायोलेंस फोर्स से। वायोलेंस फोर्स यानी जो भी बलून एयर डिस्प्लेस कर रहा है, तो एयर कितने डिस्प्लेस करेगा, जितना बलून का वॉल्यूम होगा। तो बलून का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी भी किसकी लोगे आप, एयर की, एयर की। राइट। इक्वेशन बन गई हमारी। ठीक है सर। ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? हाँ सर। Yes. कोई दिक्कत इसमें? नहीं। नहीं है। आगे बढ़े, हाँ सर। Yes, ठीक है। sir. हाँ सर। क्योंकि अपने को कल और परसों में इसका कंप्लीट करना है, थ्योरी पार्ट पूरा परसों तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस पे आएंगे, और कम से कम इसके 300-400 क्वेश्चन करेंगे। थोड़े थोड़े क्वेश्चन करते चलेंगे, और साथ में हम दूसरा चैप्टर उठा लेंगे। कौन सा, यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स उठा लेंगे। हाँ सर। ठीक है, 11th की पार्ट है थर्मोडायनामिक्स। हाँ सर। तब तक आप लोग वो इक्विलिब्रियम कंप्लीट करिएगा, और इन्होंने को टाइम टाइम रिवाइज करते रहिएगा। जो टॉपिक वीक है उनकी टेंशन छोड़ो, बस बताते चलना, डरने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है सर। ठीक है, हाँ सर। सभी के लिए बोल रहा हूँ, ये पर्टिकुलर एक व्यक्ति को नहीं बोल रहा हूँ। और साल भर तुम लोगों ने देख ही लिया कि मैं साल भर कैसे पढ़ा रहा हूँ। डबल और डेली क्लास लेने की कोशिश की मैंने। हाँ सर। अब आ जाते हैं हम किस पर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस। फिर हमें वेलोसिटी देखना इसकी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ, हाँ चलो आइडियल गैस। तो आप सभी के पास एनसीईआरटी भी है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैसेस के पोस्टुलेट्स क्या है। तो पहला पॉइंट क्या देखा हमने कि गैसेस किससे मिलकर के बनी होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है, टाइनी पार्टिकल से। ठीक। हाँ सर। नंबर 2, गैसेस के बीच में आपस में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। नहीं होता। नंबर 3, गैसेस सभी डायरेक्शन में जिगजैग मोशन में, जिगजैग तो होती है लेकिन जो भी पाथ फॉलो करती हैं यूं ऐसी घूमती रहेंगी, लेकिन जितना भी पाथ वो ट्रेस करती है वो स्ट्रेट पाथ होता है। तो गैसेस अलग अलग वेलोसिटी से रेंडमली सभी पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करती रहती हैं। अब अगर कंटेनर का वॉल्यूम इतना है और गैस का खुद का वॉल्यूम इतना है, तो हम कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में गैस के वॉल्यूम को हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं। जैसे आपके घर में एक चींटी घूम रही है, तो चींटी ने कितनी जगह घेरी, निग्लिजिबल, हाँ ना। हाँ सर।
तो उसको हम क्या मान अच्छा। लेते हैं, नेग्लेक्ट कर लेते हैं। ठीक। और गैस पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि उसके द्वारा उस पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है, भी हम ग्रेविटी का इफेक्ट नेग्लेक्ट कर लेते हैं। गैसेस मॉलिक्यूल को हम क्या मान के चलते हैं, पॉइंट मासेस। क्यों? क्योंकि उनमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। हाँ सर। इसलिए उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्सेस है वो हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। और जो गैसेस की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। क्लियर? हाँ सर। यहाँ तक कोई समस्या? नहीं सर। सभी को? आर्यन बाबा? नो सर। तो क्या क्या पॉइंट देखे हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, जल्दी से बताइए। पहला, गैसेस किससे मिलकर बनी होती है, टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनी है। नंबर 2, गैस का खुद का वॉल्यूम इतना कम होता है कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में कि हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, हाँ सर। यानी कंटेनर के वॉल्यूम को ही हम गैस का वॉल्यूम मान लेते हैं। नंबर तीसरा, गैसेस में पोटेंशियल एनर्जी नहीं है और पॉइंट मासेस मान के चलते हैं, इसलिए उनके बीच में कोई अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होता है। गैस पार्टिकल बहुत छोटा है तो ग्रेविटी का इफेक्ट इसमें लगभग नहीं होता है। तो इसके अलावा गैसेस मॉलिक्यूल में जो भी कोलिजन होता है, नहीं टकराते हैं, तो टक्कर कैसी होती है, इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी लूज नहीं करते हैं। और जो गैसेस की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी इसका मतलब एक मोल गैस के लिए, पर मोल गैसेस के लिए, पर मोल गैस के लिए कोई सी भी गैस हो, अगर टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। अब अलग अलग गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग हो सकती है। क्यों? उनकी वेलोसिटी भी अलग अलग है, अलग अलग वेलोसिटी से भाग रहे हैं, तो अलग अलग मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग हो सकती है। राइट? रॉन्ग? सही है सर। ठीक है, तो यहाँ तक ये बात सबको समझ में आ गई। हाँ सर। अब हमें इसका देखना है क्या, डेरिवेशन। इसका हमें क्या देखना है, डेरिवेशन। तो वो डेरिवेशन देख लेते हैं। ये डेरिवेशन आपके फिजिक्स में भी है, तो डेरिवेशन एक काम करते हैं, डेरिवेशन अपन कल देखते हैं। ओके।